नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप मेरे बताने के बाद अगर अपना इन्वेस्टमेंट बाई और सेल करते हैं तो उससे पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए। तो ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में बिल्कुल डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले इस कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बिजनेस वर्टिकल्स क्या हैं, इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, इस कंपनी के अंदर जो लीडर है वो क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस है, रेवेन्यू ब्रेकअप, ग्लोबल प्रेजेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा करती है कंपनी, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस कंपनी के सामने कौन सी की रिस्क्स हैं, फाइनेंशियल्स इस कंपनी के कैसे हैं। उसके बाद में हम पूरा वीडियो का कंक्लूजन निकालेंगे और उसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का जो स्टॉक है करंट प्राइस पे ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या बिल्कुल मीडियम लेवल पे अवेलेबल है कि जहां से हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। इस कंपनी का नाम मैंने पहले बता दिया, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशन का कारोबार करती है। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। इस कंपनी के डेवलपमेंट सेंटर्स हैं यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड, इंडिया और जर्मनी के अंदर। ये जो कंपनी है ये कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल्स पे काम करती है? ऑटोनोमस ड्राइविंग, ऑटोनोमस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन, कनेक्टेड व्हीकल्स, ऑटोसार, व्हीकल इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को ये कंपनी ऑटोमोबाइलर्स के नाम से पुकारती है। इस कंपनी के पास में लगभग 7,000 ऑटोमोबाइलर्स हैं। इस कंपनी के पास में अभी तक लगभग 51 पेटेंट्स हैं वो हैं। इस कंपनी ने 25 इनोवेशन अवार्ड ये कंपनी अभी तक जीत चुकी है। ग्लोबल ऑफिस देखें तो 13 कंट्री के अंदर इसके 25 लोकेशंस पे इसके ग्लोबल ऑफिसेज अवेलेबल हैं। अगर मार्केट कैप देखें तो 15,770 करोड़ रुपए, 575 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। ROC 14, ROE 12.6 और पी देखें तो 63.6, जो एक हाई ओवर वैल्यूड स्टॉक है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी की शुरुआत अप्रैल 1990 में हुई थी केपीआईटी इंजीनियरिंग के नाम से। ये कंपनी 2019 के अंदर बिरला सॉफ्ट के साथ मर्ज होगी और मर्ज होने के बाद में अप्रैल 2019 के अंदर ये वापस डीमर्ज हुई। तो इसने अपना पूरा कारोबार है वो बिरला सॉफ्ट को बेच दिया और सिर्फ इस कंपनी ने अपना मोबिलिटी सॉल्यूशंस का बिजनेस है वो अपने पास रखा। अप्रैल 2019 में इस कंपनी की जो लिस्टिंग है NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पे हुई इंडिया में। उसके बाद में ये प्योर प्ले बन गया ऑटोमोटिव सेक्टर्स का, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का। इस कंपनी के जो लीडर हैं मिस्टर रवि पंडित, मिस्टर किशोर पाटिल, मिस्टर सचिन टिकेकर, ये अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड पर्सन हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो भी अच्छा खासा है और वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो इसके हिसाब से कंपनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखूं सेगमेंट वाइज, पावर ट्रेन से 39% का है, ADAS से 23%, कनेक्टेड व्हीकल से 13% और अदर्स से 25% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है इसके टोटल रेवेन्यू के अंदर। वर्टिकल वाइज देखूं तो पैसेंजर व्हीकल्स हैं इस कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज के अंदर 76% का कंट्रीब्यूशन करता है और कॉमर्शियल व्हीकल्स 23% और अदर्स है 1%। ज्योग्राफी वाइज इसका अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो USA से 42%, यूरोप से 41% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 17%। तो इसका जो मेन फोकस है वो USA, यूरोप के अंदर जर्मनी और बाकी जो कंट्रीज है उनके ऊपर इस कंपनी का ज़्यादा फोकस है। और मैन इस कंपनी का जो फोकस है वो जर्मनी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेविली इस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया पिछले 3 साल के अंदर। अब अगर मैं इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस देखूं तो इसकी जो मैन अर्निंग्स है यूरोप, जापान, USA, चाइना, थाईलैंड और इंडिया से होती है। ये जो जर्मनी को ग्रोथ इंजन मानती है कंपनी और वहाँ पे इस कंपनी ने पिछले 3 साल के अंदर बहुत ही हेविली इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि आने वाले टाइम पे जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का टाइम आएगा, जनरेशन का टाइम आएगा, उसके अंदर जो जर्मनी है वो एक इपिक सेंटर का काम करेगी। अब अगर मैं बात करूं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो जितनी भी IT कंपनीज हैं
वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर फोकस नहीं करती हैं तो वो मार्केट में अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाती हैं। वो या अपने आप को मार्केट के अंदर जो उनका मार्केट शेयर है वो लूज करने लग जाती हैं अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती है। तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना फोकस करें और नए नए टेक्नोलॉजीज और नए नए सॉफ्टवेयर हैं वो इनोवेट करें, ताकि नए कस्टमर्स को वो अपने पास खींच सके और नए कस्टमर को एक्वायर कर सके। दूसरी चीज़, इस कंपनी के पास में क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे ओईएम्स हैं वो इनके सॉफ्टवेयर को और टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। इस कंपनी ने रिसेंटली 41 पेटेंट्स के लिए फाइल किया है, जिसमें से 6 पेटेंट्स इनको मिल भी चुके हैं, बाकी पेटेंट्स हैं कुछ इनको मिलने वाले हैं। ये जो कंपनी है इसने 6 करोड़ रुपए FY19 में R&D पे खर्च किए थे और FY20 के अंदर 25 करोड़ रुपए। जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करती है अच्छा खासा, तो आने वाले 4 से 5 साल उसके जो रेवेन्यू है उसके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। रिसेंटली अगर मैं इसी सेक्टर के अंदर आपको अगर एग्जांपल दूं तो टाटा एलेक्सी का एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है वो 800-900 रुपये से अभी 10,000 के आसपास, 9,000 से भी ऊपर अभी पहुंच गया था। तो ज़बरदस्त आपको रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलती है और जो FIS हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा भी बढ़ता है, क्योंकि जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा फोकस करती है तो उनके पास में रेवेन्यू बढ़ने के चांसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैं बात करूं फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की, तो आने वाला जो समय है वो कनेक्टेड, ऑटोनोमस, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। ये सब लोग मानते हैं और ये होने वाला है, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल कार्स अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो कार्स हैं उनके अंदर रिप्लेस हो जाएंगी। ये जो चीज़ है पूरा वर्ल्ड और इंडिया इन चीज़ों को जल्दी जल्दी क्विकली अडॉप्ट कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सारे रीजन्स हैं। पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्रूड ऑयल की प्राइजेस आप देख सकते हैं कहाँ आसमान छू रही हैं, और भी उसके पीछे बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, और समय की मांग है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो आपको बहुत फास्ट तरीके से अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो KPIT टेक्नोलॉजी है इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके इस क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर है वो कैप्चर करना चाहती है। कुछ समय पहले KPIT टेक्नोलॉजी को US से और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज से अच्छे खासे लार्ज क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर हैं वो मिले भी हैं, तो इसकी ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। ये जो कंपनी है वो हमेशा ऑर्गेनिक ग्रोथ पर फोकस करती है, लेकिन अगर इसको कहीं इनऑर्गेनिक ग्रोथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको कैप्चर करने में इसका मैनेजमेंट कभी भी पीछे नहीं रहता है। रिसेंटली जून 2021 के अंदर KPIT ने 60% जो स्टेक है पाथ पार्टनर, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो डिजाइन सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है ऑटोमोबाइल, कैमराज, रडार, मल्टीमीडिया, इनके लिए ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर इस KPIT टेक्नोलॉजी ने 60% का स्टेक है वो एक्वायर कर लिया 89 करोड़ रुपए में। फिर इसी कंपनी ने KPIT टेक्नोलॉजी ने सितंबर 2021 के अंदर जर्मनी की एक IT कंपनी है जो फ्यूचर मोबिलिटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है, उसके अंदर 25% का स्टेक है वो 130 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया, और कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो अपना जो 25% का स्टेक है वो अबोव 50% ये लेके जाएंगे। उसकी प्लानिंग ऑलरेडी इन्होंने कर रखी है। तो कंपनी के लिए एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी कंपनी जो मैनेजमेंट है वो जहाँ भी इनको अगर कोई भी ग्रोथ का अगर नज़रिया दिखता है तो वहाँ ये चीज़ एक्वायर कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। अब इस कंपनी के बारे में हमने अभी तक बात की अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी कंपनी के लिए कोई रिस्क ना हो। हर कंपनी के लिए, हर स्टॉक के लिए स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई रिस्क होता है। तो इस कंपनी के लिए कौन कौन से रिस्क हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये जो कंपनी है इसके टॉप 17 क्लाइंट्स हैं, 17 क्लाइंट्स हैं वो इसके रेवेन्यू के अंदर 84% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो अगर उनका एक भी क्लाइंट या दो भी क्लाइंट अगर यहाँ से इस कंपनी से निकल के जाता है तो इसके रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक की रिस्क है। दूसरा, अगर हम बात करें तो जितनी भी IT कंपनीज होती हैं उनके लिए आर्टिसन रेट जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि अभी क्या होता है आपके कंपनी के पास में हाईली स्किल्ड जो मैन पावर होती है उसको रखना एक बहुत बड़ी मुश्किल है IT कंपनीज के सामने। तो इसको मेंटेन करने के लिए, और जो स्किल्ड पर्सन है, वर्क फोर्स है, वो छोड़ के आपकी कंपनी को दूसरी कंपनी के पास न जाए, उसको रोकने के लिए टाइम टू टाइम बेसिस पे ये अपनी जो मैन पावर है, वर्क फोर्स है, उसका पेमेंट इनको या सैलरी हाइक इनको करनी पड़ती है, चाहे चाहें वो या न चाहें। तो उसकी वजह से इनडायरेक्ट रूप से इनके मार्जिन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़ है, ये जो कंपनी है ये इसका स्टॉक है अभी 63 की पी के आसपास में भी ट्रेड कर रहा है, जो एक
ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो अगर आप इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि ये आने वाले 1 साल के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगा। हो सकता है स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन जिस वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से अपसाइड की संभावना बहुत कम है। तो ये आपको अगले 1 साल के अंदर यहाँ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा। तो अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट या रिटर्न दे पाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सेल्स के बारे में, तो सेल्स मार्च 2019 के अंदर 641 करोड़ रुपए, मार्च 20 के अंदर 2156 करोड़ रुपए, मार्च 2021 के अंदर 2036 करोड़ रुपए, और अगर पिछले 12 महीने का देखें तो 2321, तो अच्छा खासा सेल्स है वो इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंसेज हैं वो भी उस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो मार्च 2019 के अंदर 92 करोड़ था, जो अभी मार्च 2021 के अंदर 308 करोड़, लगभग 3 गुना हो गया पिछले 3 साल के अंदर। उस हिसाब से इसका स्टॉक भी वहाँ से इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक वहाँ से इंक्रीज नहीं हुआ। उसी रेशो में लगभग 4 से 5 गुना स्टॉक भी लोअर लेवल से ये बढ़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% था मार्च 19 के अंदर, जो अभी 15% पे है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो स्टेबल है। पेट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 54 करोड़ रुपए था मार्च 2019 के अंदर, जो अभी 146 करोड़ है। तो पेट भी लगभग है 3 गुना से के आसपास में भी बढ़ा है। अब अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न्स अगर FIS देखें तो FIS लगभग 23.67% की इसके अंदर हिस्सेदारी रखता था, जो अगर आप पिछले इस क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2021 की, तो 20.38%। DIS भी इसमें अच्छा खासा अपना स्टेक होल्ड करते हैं 13.27%। पब्लिक होल्डिंग है 24.68% और अदर्स की भी 1.56% की होल्डिंग है। अभी हम इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो कंपनी अच्छी खासी मैनेजमेंट, कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और इसके आने वाले टाइम पे इसके जो भी वर्टिकल्स हैं, जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड अच्छी खासी और स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होगा। गोल्डमैन सैक्स है, उसने इसके कंपनी के ऊपर अपना कवरेज शुरू किया है, बाय रेटिंग के साथ उसने शुरुआत की है, और टारगेट उन्होंने दिया है 1040। लेकिन इस कंपनी का स्टॉक है काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे चला गया था अभी, लगभग 1000 के आसपास, 900 कुछ, लेकिन वहाँ से ही अच्छा खासा करेक्ट हो गया। उसके बावजूद भी लगभग 65 की PE पे अभी ट्रेड कर रहा है, जो हाईली एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से। तो आप क्या करें कि इसको एक साथ खरीदने के बजाय SIP मोड में धीरे धीरे इसको परचेज करते रहें, और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप इस स्टॉक को रखें, और आप रेगुलर बेसिस पे परचेज करें, मंथली बेसिस पे, या आप एक क्वार्टर के अंदर अगर एक बार परचेज करना चाहते हैं तो एक बार परचेज करें, और अगर आप 6 महीने में एक बार परचेज करना चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी में आप 6 महीने में एक बार परचेज करें। तो SIP मोड में आप इसको परचेज करें। मेरी राय यही है कि आप वन टाइम इसको परचेज ना करें, तो आपको अगले 3 से 5 साल के अंदर ही कंपनी का जो स्टॉक है वो अच्छा खासा आपको रिटर्न या मुनाफा कमा के आपको दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।